हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट जो है तो वो एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होने वाला है और इस पे हम लोग रेगुलर अपने सेट्स अपलोड कर रहे हैं ईवीएस साइंस मैथ्स के। और आज हमने मास्टर वीडियो एक ईवीएस का अपलोड किया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अगर उसके व्यूज़ अच्छे जाते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं और अच्छा उसका फीडबैक मिलता है तो आप लोगों की तरफ से, तो उस पे हम लोग क्या करेंगे कि वो जो पूरा कंपाइल सारे मतलब उसमें क्या किया है कि 2011 से लेकर 2019 तक उसमें सारे जितने भी प्रीवियस पेपर यूपी टेट के थे उसके ईवीएस को कंपाइल कर दिया एक साथ। तो जितना भी, तो अगर वो सिर्फ देख लेंगे तो पूरा ईवीएस आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यूपी टेट का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उससे आप लोग को काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसकी हम लोग एक पीडीएफ भी कंपाइल करके हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। तो उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से शेयर कीजिएगा, देखिएगा और अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। और आज हम लोग करेंगे यूपी टेट 2016 का 6 to 8 मैथ्स का पेपर, ठीक है, मैथ्स पेपर 2। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज tethered to a stake by a rope of 30 meter long. If the horse moves along the circumference of a circle keeping rope tight, find that how far the horse have gone from initial point if the rope has traced an angle of 105 degree at the center. ये कह रहे हैं कि एक घोड़ा है, वो क्या है कि वो 30 मीटर लंबी रस्सी से वो बंधा हुआ है, ठीक है, एक खूंटे से बंधा है। और वो घोड़ा जब चलता है वो रस्सी एक जगह आके कसेगी, ठीक है, कसी है और वो वृत्ताकार पथ पे घूमता है, यानी कि एक सर्कुलर एरिया में वो रीजन में घूमता है, ठीक है। तो वो सेंटर से यानी कि जहाँ से वो चला वहाँ से वो 105 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये निकाली कि घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली हमें डिस्टेंस बतानी है। अब वो कह रहा है कसी हुई रस्सी इसने रखी है, यानी कि 30 मीटर लंबी जैसे रस्सी थी तो ये 30 मीटर तक जा पाएगा। उसके बाद ये गोल घूम रहा है सर्कमफेरेंस पे, तो ये घूमता घूमता तो रस्सी तो यहाँ पे भी 30 रहेगी। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये जो सर्कुलर एरिया जो है इसका रेडियस जो है वो 30 मीटर बन रहा है और ये एंगल है, हमें ये निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, L=R थीटा से निकालते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान रख रहे हैं कि जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है और हमारा ये एंगल दिया है डिग्री में, तो इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे अपने रेडियन में। कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू होती है पाई/180 इंटू थीटा। देखिए पाई को हम कैसे, पाई/180 इंटू थीटा, ये क्या रेडियन में हो जाता है। तो बस हमने इसको यही किया, L=R थीटा, हमें L निकालना है, ये हमारा क्या है, L है, एक आर्क कहते हैं इसे, ठीक है। L=R हमें पता है 30 है, थीटा पाई/180 इंटू थीटा क्या गिवन है हमें 105। हमने यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया तो हमें कुछ इस टाइप को मिला 7/12, ठीक है। इसको हमने पाई को लिख लिया 22/7 और ऊपर नीचे हमने कैंसिल आउट किया तो हमें क्या मिला, फाइनली 55 मीटर लेंथ मिल गई। यही हमें पता करनी थी। बस इसको रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, ये प्रोबेबिलिटी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा अच्छे से। अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट, the probability of husband selection is 1/7 and that of wife selection is 1/5. What is the probability of only one of them will be selected? ये कह रहे हैं कि देखिए एक व्यक्ति है और उसकी बीवी है, वो दोनों जाते हैं उसके इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वहाँ पे पोस्ट जो है वो 2 हैं और किसी एक को ही चुनना है उन्हें। तो ये कह रहे हैं कि पति के जो चुनने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है और पत्नी के चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अगर इनमें से किसी एक के चुनने की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो तो वो क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम कैसे करते हैं कि भी हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ, ठीक है। हमें एक की चाहिए कि 2 पोस्ट में से किसी एक के चुनने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने लिख लिया पी प्रोबेबिलिटी किसकी, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा यानी कि दोनों हैं, पी ए पोस्ट के लिए ए भी है बी भी गया है, ठीक है। एक में हम ये लेंगे कॉम्बिनेशन की एक की होती है चांस होता है सिलेक्शन का, बी का नहीं होता है। दूसरे में लेंगे बी का होता है, ए का नहीं होता है। देखिए क्योंकि दोनों ही जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें ए के चांसेस होंगे बी के नहीं होंगे और दूसरी कंडीशन ऐसे बनेगी कि बी के होंगे चांसेस ए के नहीं होंगे। तो
क्योंकि और है बीच में, या तो वो होगा या वो होगा, इसलिए हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी में और आता है वहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं। तो बस एज इट इज़ हमने प्लस यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे ए और बी है तो एक फार्मूला टाइप में हो गया है, ठीक है, फार्मूला टाइप ही बताना है इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। बाद में हम ए को मैन या बी को वाइफ कोई भी एक ले लेंगे। अब इसका क्या मतलब है, ए एंड बी एक साथ है ना, ए इंटरसेक्शन बी, बट नॉट बी है ना, बी की यहाँ पर क्या हो रही, नहीं हो रही, ए के चांसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं वाले में क्या करेंगे, बी के ऊपर बार लगा देते हैं। इस टाइप से हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट ए है तो यहाँ ए बार लगा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी बार, ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर प्लस बी की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ए बार की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ऐसे ही मान लिया, ज़ूम कर लिया, ए यहाँ पर मान लिया हमने मैन है और बी वाइफ है, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या, यहाँ पे ए की जगह एम रख देंगे, बी की जगह डब्ल्यू रख देंगे, ठीक है। समझाने के लिए हमने यहाँ पे बताया, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी मैन की लिखी 1/7 दी है, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब वाइफ की प्रोबेबिलिटी में बार लगाया। इसका मतलब ये होता है कि 1 माइनस, क्योंकि इसका चांस ये हट रहा है, ये उस सिलेक्शन में से हट रहा है ना, यानी कि 1 माइनस 1/5, इसकी प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस कर देंगे। ऐसी प्लस वाइफ की प्रोबेबिलिटी और अब मैन की प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4/5 बनेगा, इसको करेंगे तो ये 6/7 बनेगा। सिंपल इसको सॉल्व कर लिया, 4/35 बना और ये 6/35 बना, एलसीएम ले लिया, 35 ऐसे ही आ गया और ये 10/35 यानी कि 2/7 हमारी दो पोस्ट में से किसी एक की होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई। तो डायरेक्टली ये तो हमने समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, आप देखेंगे दो प्रोबेबिलिटी दी हैं, कोई एक की पूछी है सिलेक्ट होने की, तो सिंपल आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 1 माइनस दूसरे की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे, फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 1 माइनस पहले की प्रोबेबिलिटी, उसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल ये वाले स्टेप पे एग्जाम में आप उतरिएगा, ठीक है, ये वाले स्टेप पे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब हमने समझाने के लिए बताया कि ये आया कैसे। राइट आंसर इज 2/7। नेक्स्ट है हमारा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 5 की पावर n+3 ये है, तो देखिए हमें सिंपल दिख रहा है कि अगर हम 5 की पावर n कॉमन ले लें, ठीक है, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, वही हमने किया है। देखिए 5 की पावर n कॉमन ले ली तो यहाँ बचा 5 की पावर 3 माइनस 6 5 की पावर 1 अपॉन 9 और 5 की पावर n यहाँ पे भी कॉमन ली, यहाँ 9 बचा और यहाँ क्या बचा 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब हमने ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ये 125 बन गया, ये 30 हो गया और ये 5 हो गया, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा 19 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करना है। देखिए हमेशा जब इस टाइप से रूट के अंदर रूट इस टाइप से कुछ फॉर्मेट अगर बना होगा, कुछ भी a प्लस और समथिंग रूट ये, तो इस टाइप से जब भी फॉर्मेट होगा समझ लीजिएगा वहाँ पर क्या है 2ab बन रहा है, जो रूट वाली चीज़ है ना वो 2ab बनेगी और वहाँ पे क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑब्वियसली अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो ये रूट हट जाएगा, यही ये चाहते हैं। तो अब ये कैसे बनेगा, देखिए 2ab होता है, हमने 2 इससे अलग निकाल लिया तो क्या बचा 2√5, यानी कि ab क्या है 2√5 है। हमें इससे मतलब नहीं a क्या है b क्या है, हमें ये पता है a और b क्या है, 2 है, एक 2 है, एक √5 है। हमने ले लिया a को 2 और b को √5 ले लिया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें ये मिल रहा है नहीं, ए स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे हमें ये वाली डिजिट मिलनी चाहिए, तो हमने देखा 2 और ये 5 आ जाएगा, 4 + 5 9, यानी कि हमारा 2 + √5 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, ये जो है। तो हमने वही किया 2 + √5 का होल स्क्वायर और इसको भी ऐसे ही लिख लिया 2 माइनस, यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस का बनेगा 2 - √5 का होल स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही एज इट इज़ रहा। अब देखिए ये रूट लगा है और स्क्वायर है, यानी कि सिंपल इसको क्या लिखा जा सकता है 2 + √5, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 - √5। अब ये रूट यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा -2 हो जाएगा, तो ये 2 + 2 - 2 कैंसिल आउट, ये माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस √5 आ जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पर नीचे 2√5 सिर्फ मिलेगा, तो √5 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इस तरह से इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट लॉस का।
इसमें क्या कह रहे हैं, अ मैन बाइज 2 बुक्स एट 410 एंड सेल्स बोथ एट सेम प्राइस, ठीक है। वन गिव्स हिम अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अनदर ऑफ लॉस ऑफ 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुक्स इज। देखिए कह रहे हैं कि दो किताबें हैं जो नहीं पता टोटल उस वो 410 में ख़रीदता है, ठीक है। दोनों किताबों को एक ही सेम प्राइस पे बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य सेम है और इनका क्रय मूल्य 410 है। एक से उसे 15% का लाभ होता है, दूसरे से 10% की हानि होती है, ठीक है। दोनों किताबों का हमें सीपी पता करना है, क्रय मूल्य पता करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमने कंडीशन लिख ली, सीपी हमें पता है, एसपी सेम है दोनों का, है ना, समान मूल्य पर बेचता है। अब देखिए फर्स्ट बुक पे क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 15%, सेकेंड बुक पे लॉस हो रहा है 10% का, और हमें सीपी दोनों बुक्स की सीपी निकालनी। तो हमने लिखा फर्स्ट सेकेंड, ऐसे करके फॉर्मेट में लिखा फर्स्ट सेकेंड और इधर सीपी एसपी। अब देखिए ये कह रहा है 15% का प्रॉफिट, हमने क्या किया, 15 को फ्रैक्शन वैल्यू ले ली, 15/100 यानी कि कितना आया मिलता है 3/20, और इसका प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 3 + 20 यानी कि 23/20, ये हमें प्रॉफिट मिल रहा है फ्रैक्शन वैल्यू में। तो यानी कि प्रॉफिट कब मिलता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से। तो हमारा ये 23 ज़्यादा है, प्रॉफिट तभी हो रहा है, यानी कि क्या है, विक्रय मूल्य है, एसपी है और ये सीपी है। तो हमने लिख लिया हमारा फर्स्ट बुक का 23 जो है ये ऊपर वाला ये एसपी है और ये सीपी है, एसपी ज़्यादा होगा तभी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, लॉस, सेकंड बुक पे ये कह रहा है लॉस हो रहा है 10% का, तो 10% मतलब 1/10 और लॉस हो रहा है यानी कि 9/10 हो जाएगा, और लॉस हो रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस कम होगा, है ना, कम में बेचेगा तभी तो उससे लॉस होगा। तो 9 क्या हो गया, उसका एसपी हो गया और सीपी 10 हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि एसपी सेम है, यानी कि उसने समान मूल्य पे बेचा है, तो यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, इसको हम क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इससे 9 में मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 23 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सेम हो जाएंगे। वही हमने किया। देखिए अगर यहाँ पे लेकिन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीपी में भी करेंगे, फर्स्ट बुक है, और सेकंड बुक में अगर यहाँ पर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे, रेशियो इक्वल करने होते हैं। बस अब हमें क्या चाहिए, तो ये एसपी जब सेम बन गया तो हमें सीपी फाइंड करना था। हमें फर्स्ट बुक सेकंड बुक का सीपी ये है, हमने सिंपल यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ये 180 आ गया और सेकंड बुक का सीपी आ गया 230 आ गया। हमारा राइट आंसर इज़ 3। बस ये इस परसेंटेज पे ध्यान देना और ये देखना है कि ये एसपी सेम आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है, इसमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें इन्होंने दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, जो पार होती है, जैसे पार अगर फ्रैक्शन में होती है, भिन्न में होती है, तो जो इसका बेस होता है उसको हम सेम बना लेते हैं। जब इसको सेम बना लेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये 2 की पावर हाफ है, 3 की पावर 1/3 है, इसको बेस सेम बनाएंगे। सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा, तो हमने क्या लिखा 2 1/2। अब इसको, ये 3 है ये 2 है, तो इसको वही किया जैसे अभी हमने प्रॉफिट लॉस में किया था। बेस सेम कैसे बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 द 6, 3 2 द 6 दोनों हो जाएंगे। अगर इसको 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको भी ऊपर नीचे। तो अब ये क्या बना 3/6, ये क्या बना 2/6, ठीक है। अब हमारे बेस सेम हो गए, यानी कि ये 1/6 है ना, ये भी 1/6 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका 6 का स्क्वायर रूट ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको 6 का यहाँ पे स्क्वायर रूट, और ये 2 की पावर क्यूब है और ये 3 की पावर क्या है 2 है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब 2 की पावर क्यूब क्या होती है 8 होती है और 3 की स्क्वायर 9 होती है। कौन बड़ा दिख रहा है, अब देखिए ये सेम हो गया हमारा। अब यहाँ पर अंदर कौन सा बड़ा दिख रहा है, 9 दिख रहा है, यानी कि हमने साइन कौन सा बना दिया, ये वाला 9 की तरफ बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद अब ये किसकी वैल्यू थी, ये 2 की पावर हाफ की वैल्यू थी, ठीक है, और ये इस तरह से साइन, और ये 3 की वैल्यू थी। अब देखिए वैल्यू तो यहाँ पे 1/, में दी है, यानी कि अब अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे और इसको इधर नीचे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, समझिए। इसको क्या करेंगे, इसको 1/, में करने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये 1/, हो जाएगा। तो यानी कि क्या 1/3, 3 की तरफ ये नो का आ रही है ना, ये लेस देन है, यानी कि 1/3 वाला चेंज। सिंपल क्या होता है कि जैसे इसको मान लिए फ्रैक्शन में, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो देखिए कोई भी होल वैल्यू इस टाइप से होती है और इसको अगर रेशनल में चेंज करना होता है, रेशियो उसमें करना होता है, तो 1/, में करना होता है, तो क्या करते हैं हम सीधा सा इसका साइन चेंज कर देते हैं। अब इस साइंस का क्या मतलब है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1/2, ये फर्स्ट वाला सही हो रहा है। तो हमारी ये कंडीशन
ट्रू है। बस ध्यान रखिएगा बेस सेम बनाने हैं इसमें। नेक्स्ट है out of the 12 observation arranged in ascending order, the 6th and 7th observation are 14 and 15 respectively. Find the median of all the 12th observation. अब देखिए सबसे पहले मीडियन में क्या होता है, मीडियन में ध्यान देने वाली बात होती है कि जब ऑड होते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन जब ऑड होते हैं तो जो सेंटर का होता है वही हमारा मीडियन हो जाता है। लेकिन इवन जब होते हैं यानी कि 12 हैं तो इन्होंने क्या दे रखा है कि इन्होंने बीच के ही दो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, एक 6 दे रखा है, एक 7 दे रखा है, जो कि सेंटर में हमारे दो पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का सम अपॉन 2, ये हमारा मीडियन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 6th ऑब्जर्वेशन 7th ऑब्जर्वेशन, ये मीडियन क्या हुआ 6th प्लस 7th ऑब्जर्वेशन, यानी कि वैल्यू दी है 14 और 15, 14 प्लस 15/2, तो ये हमारा आ गया 14.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। देखिए ये कह रहे हैं कि एक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बताइए, कि मतलब कितने नंबर ऑफ वर्गाकार टाइल्स लगेंगे इसमें, और उनके कमरे के जो वो दिया है मेजरमेंट, वो ये दिया है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यूनिट्स इक्वल करेंगे दोनों की। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ले लेंगे, हमें क्वेश्चन में आसानी रहेगी। तो हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो आ गया 17 सेंटीमीटर और ये आ गया 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिनिमम संख्या बताना है, मिनिमम नंबर बताना है। और मिनिमम नंबर का मतलब है कि साइज़ जो टाइल का होगा वो मैक्सिमम होगा, बड़ा से बड़ा होगा, तभी तो मिनिमम कम से कम लगेगी टाइल्स। तो वही हमें देखिए, अब मैक्सिमम साइज़ के लिए हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। देखिए अब ये कैसे करेंगे, ये हमें साइज़ दिया है रूम का, ठीक है, L और W। क्या करेंगे, जो इसमें से छोटा वाला है इसको LCM लेके हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो हमने देखा हमें 41, 11, 2 इसके फैक्टर मिल रहे हैं। अब हमने क्या किया, 11 से इसको डिवाइड करके देखा तो ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 11 इससे कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना है इन दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, किसके लिए, मैक्सिमम साइज़ के लिए टाइल के। अब देखिए इसमें हमने देखा 41 भी मिल रहा है, हमने क्या किया 41 से इसको डिवाइड करके देखा तो हमें पूरा का पूरा 37 मिल गया, यानी कि इससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि इस यूनिट से हमें 41 कॉमन मिल जाएगा और 41 902 से भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 41 हो गया, यानी कि जो मैक्सिमम साइज का टाइल है उसका क्या हो गया, उसकी साइड क्या है 41 है साइड। अब ये कह रहे हैं एरिया, तो एरिया वन टाइल का एरिया क्या होगा 41 का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है क्योंकि वर्गाकार है, स्क्वायर है, यानी कि एक लेंथ भी होती है, ब्रेथ दोनों भी सेम होती हैं, यानी कि एरिया क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 41 स्क्वायर। अब ये नंबर बताना है कि कितने नंबर टाइल्स लगेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ रूम, जितना भी रूम का एरिया है, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया जो है ना। तो ये हमारे क्या हो गया 15 17 इंटू L इंटू B हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 41 का स्क्वायर। इसको हमने इसको कैंसिल आउट किया तो हमारा 814 टाइल्स आ जाते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा इन दोनों में से हमें ऐसे फैक्टर्स एक कॉमन लेना है, HCF लेना है जो कि इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, क्योंकि बड़ी डिजिट है तो छोटी वाली को हम पहले LCM लेके देखेंगे कि हमें कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं, फिर जो भी हमें लगेगा कि हाँ इससे हम डिवाइड करके देखें, इससे डिवाइड करके देखें, जिससे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि वो हमें कॉमन मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बोट स्ट्रीम का है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और शुरुआत स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, धारा का प्रवाह चाल ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 5 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, क्या एक बोट है नीचे जा रही है, उसको ये ध्यान देना है कि बस देखिए 36 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय कर रही है, एक बार नीचे जा रही है और उसी डिस्टेंस में वापस आ रही है ना, पुराने जगह पे अपनी आ रही है, यानी कि डिस्टेंस तो हमारी कॉमन है, चाहे अप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम हो। ठीक है, तो हमें ये पता चल गई और हमें पता है कि इस पूरे प्रोसेस में उसे टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे का टाइम लग रहा है। अब यानी कि हम स्पीड से खेलेंगे, क्या करेंगे स्पीड से,
देखिए हमें पता है कि एक्स और डाउन स्ट्रीम जो स्पीड यानी कि जो नीचे जाती है तो जो स्पीड होती है वो एक्स प्लस वाई हम ले लेते हैं, और अप स्ट्रीम जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक्स और वाई किया है तो इसको समझते हैं। देखिए एस एक्स होता है बोट जो वाटर में जाती है, बोट की स्पीड जो होती है वो एक्स होती है, और स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो वाई होती है। यानी कि नीचे जाने पर दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, और जब ऊपर आती है अप स्ट्रीम स्पीड तो वहाँ पर बोट माइनस स्ट्रीम स्पीड। अब हमें यहाँ पे गिवन जो है वो बोट की स्पीड दी हुई है, और हमें निकालनी किसकी है, स्ट्रीम की। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी, वाई की निकालनी, ठीक है, धारा की निकालनी। तो बस हमें क्या किया, टी इक्वल टू डी बाई एस होता है, हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमें टाइम पता है और डिस्टेंस हमें पता है 36, दोनों की अलग अलग है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, हमने इस तरह से लिख ली। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता है 15 है, y की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल ली। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 15, ये 36 माइनस वाई आएगा और ये 36 प्लस वाई आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 15 इंटू 36 प्लस 15 इंटू 36, और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद इसको हम इधर ले गए तो ये क्या हुआ, 225 हुआ, ये इसका स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इसको नीचे ले आए, इसको सॉर्ट आउट किया तो ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, जो कि वाई इक्वल टू 3। तो हमारा राइट आंसर इज 4। ऑप्शन में क्या हो गया, 4th ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। इस टाइप के क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट के हर सेट में मोस्टली हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए एक ही पैटर्न पे पूरा है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग सी टेट की भी सीरीज़ करेंगे तो वो भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग के निकल जाएंगे। फिर है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो क्या करना है, नेचुरल नंबर हमने एक्स वाई ले लिए, अब ये कह रहे हैं सम है दो नेचुरल नंबर का यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके व्युत्क्रमों का सम यानी कि 1/x प्लस 1/y क्या है, 8/15 है। एक्स वाई हमें फाइंड करना है। क्या कि हमने सिंपल इसको एलसीएम ले लिया, तो क्या हुआ, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 8/15। हमें एक्स प्लस वाई की पता है वैल्यू 8 अपॉन एक्स वाई, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, एक्स वाई इक्वल टू 15। अब देखिए एक्स ऐसी कौन सा हम नंबर लें जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 हो और एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे 15 है। तो देखिए ये 6 प्लस 2 8 हो रहा है, लेकिन 6 टू द 12 होता है तो 15 मिलना चाहिए। 3 5 देखिए 8 होता है और मल्टीप्लाई करने पे 3 5 द 15 भी होता है। तो हमारा यानी कि नेचुरल नंबर कौन से, ऑप्शन नंबर 1 3,5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर एचसीएफ इज 12, देयर एलसीएम इज। दो संख्याओं के अनुपात ने क्या किया, 5 6 दे रखे हैं, एचसीएफ दिया, एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एचसीएफ 12 है और ये 5,6 है। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 12 5 था 60 और ये 12 6 था 72, क्योंकि ये को प्राइम नंबर होते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दो नंबर्स मिल जाएंगे। तो दो नंबर जैसे हमें मिल जाते हैं उनको हम उनका एलसीएम ले लेंगे। जैसे हमें दो नंबर मिले ए और बी, इनका हमने एलसीएम ले लिया और यही हमारा क्या हो गया, ये हमें फाइंड करना था 360। अब देखिए नेक्स्ट है द वैल्यू 5 ब्रैकेट में 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 का होल 3, उसके बाद 1/4। तो देखिए सिंपल छोटे से स्मॉल जो होता है ना अंदर से अंदर, उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 की पावर अगर 1/3 होती तो अलग चीज़ होती, 1/3 क्या होती, 2 की पावर क्यूब जो होता है वो 8 होता है, यानी कि 8 की पावर 1/3 क्या होगा, 2 होगा। 27 की पावर 1/3 3 होगा, ये तो सबको पता होगा ना, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, यानी कि 27 की पावर 1/3 3 होगा, का होल क्यूब भी है, ठीक है। तो अब सॉरी इसको हमने क्या किया, 2 + 3 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है, लिख दिया। ये इसमें मल्टीप्लाई किया 625, इसके पार 1/4 हमें पता है 25 इंटू 25 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 625 होता है ना। तो ये अब 25 किससे बनता है, 5 से बनता है, 5 के स्क्वायर से, यानी कि अगर इसकी 1/4 करें तो हमें 5 मिलेगा। यानी कि सिंपल अगर हम कहें तो 5 की पावर 4 क्या होती है, 625 होती है। तो हम अगर इसकी 1/4 कर दें तो हमें 5 मिल जाएगा, राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट है
ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये इस फॉर्मेट पे अभी फर्स्ट टाइम आया है ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट में। तो देखते हैं इसको। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज करें 25% इन ऑर्डर दैट एक्सपेंसेस ऑन पेट्रोल शुड नॉट इंक्रीज, वन मस्ट रिड्यूस ट्रेवल बाई। देखिए ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 25% बढ़ रही है, बढ़ जाती है, और पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसका खर्च ना बढ़े यानी कि इसका कंजम्पशन ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करनी होगी, कितना हम कम चलें। ठीक है, तो इसका यानी कि ये एक्सपेंडिचर जो है इसमें कितना कमी करनी होगी। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये होता है। अब ये कह रहे हैं कंजम्पशन पे फ़र्क ना पड़े तो एक्सपेंडिचर कितना कम करें कि ये प्राइस जो है 25% ये जो बढ़ा है ये बैलेंस हो जाए। तो हमें पता है कि ए अपॉन बी जो इंक्रीज़ करता है कोई परसेंटेज है और उसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू ए अपॉन बी में हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा पूछा है कि दूसरे पे ओवरऑल इफेक्ट ना पड़े तो हम कितना डिक्रीज़ करें। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे अगर डिक्रीज़ होता है तो यहाँ होता है ए अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीज़ करे, इंक्रीज़ वाले में क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी कि ए अपॉन ए प्लस बी उतना डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, उतना ही तो कम करना पड़ेगा तभी तो ये बैलेंस होगा। तो देखिए 25% इंक्रीज़ कर रही है यानी कि 1/4 इंक्रीज़ कर रही है ना। 1/25% को हम लिख सकते हैं 1/4 इंक्रीज़ कर रही है। अब ये कह रहे हैं कि ये कितना डिक्रीज फिर करेगा, ए अपॉन ए प्लस बी यानी कि 1/1 + 4 यानी कि 5, 1/5 डिक्रीज करेगा। ये कितना होती है, 20% होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%। एक लाइन का है, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिखा है। नेक्स्ट है देखिए पैरेललोग्राम का, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, थोड़ी सी डिजिट चेंज है। द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O इफ DAC इज 32। इसमें क्या किया है, DAC दिया है 32 डिग्री और AOB दिया है 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है DBC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये पैरेललोग्राम है यानी कि AD पैरेलल है BC के, यानी कि अगर उसको एक इस तरह से लाइन जो है काटती है तो ये जो होती है ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये DAC इक्वल टू ACB, ये वाला एंगल 32 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। इसके लिए हमें ये एंगल भी पता होना चाहिए। ये एंगल कैसे पता होगा, 180 - 70 अगर हम कर लें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। कितना है, 110। ठीक है, 110। तो अब हमें ये एंगल पता चल जाएगा 180 प्लस 180 माइनस ये प्लस ये, है ना। अगर हम ये कर लें 180 माइनस ये एंगल प्लस ये एंगल यानी कि 32 प्लस 110 इज इक्वल टू हमारा 38 जो DBC आ जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर। द रेडियस ऑफ न्यू पार्क वुड बी। ये कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पार्क बनाने प्रस्तावित किया जाता है जिसका क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के 2 वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफलों के बराबर है। यानी कि जो नया जो एक सर्कुलर पार्क बनाया जा रहा है नया, उसका एरिया किसके इक्वल है, दोनों जो पार्क हैं A1 A2 उनके एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, A1 + A2। तो ये कह रहे हैं कि नए पैर का अर्ध व्यास का होगा, यानी कि उसका रेडियस कितना होगा नए पार के। तो हमें पता है πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 फार्मूला होता है। हमें d1 d2 पता है, यहाँ से हमने r निकाल लेंगे। इसकी 8 होगी, इसकी 6 होगी, तो r1 कितनी हुई, 8 हो गई, 8 का स्क्वायर, r2 कितनी हुई, 6 का स्क्वायर हो गया। इसको हमने ऐड किया स्क्वायर करके तो 100 आया। अब ये कितना हुआ, πr² न्यू। ठीक है, न्यू एरिया की रेडियस के इक्वल हो गया r² न्यू। अब यानी कि r² 100 है, यानी कि r कितना हुआ, 10 हो गया, यानी कि कितना हो गया रेडियस नए पार का, 10 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एच ऑफ अ क्यूब मेजर्स 8 सेंटीमीटर इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये कह रहे हैं कि एक घन है, उसका किनारा जो है 8 सेंटीमीटर का एक घन है, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होंगी। 8 सेंटीमीटर हमने एक घन बना लिया। उसके बाद ये कह रहे हैं इसमें से संभावित बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है। ठीक है, तो इसका लंबे से लंबा कितना होगा ऊंचा, जितनी इसकी ये पूरी हाइट है हमने इतना पूरा इसका काट लिया। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम पूछा है। अब वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, 1/3 πr²h। अब देखिए यहाँ पर r हमारी क्या हो जाएगी, इसकी ये तो पूरी r है, यानी कि इसकी r क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। हमने r की जगह क्या लिखा, r/2 लिख दिया।
ठीक है, ये ध्यान दिएगा, ये पूरा r है क्योंकि ये इसकी वैल्यू दी गई है घन की r r, और लेकिन इसका यहाँ पर क्या रेडियस लिखी जाती है, इसकी क्या कहते हैं इसको, कोण को, कोण की रेडियस यहाँ पे क्या होगी, r/2 होगी, r/2 का स्क्वायर कर दिया, और h कितनी है, h इसकी r है, r, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये r³/2 हो जाएगी, यानी कि 1/6 πr³। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, यदि 13 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 14 द रिमाइंडर इज, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको कैसे करेंगे, 13, अब हम देखिए 14, इसको क्या करेंगे, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसको क्या करेंगे हम एक स्क्वायर कर देंगे ताकि इसकी पावर छोटी हो जाए। 13 की पावर 50, अब हम इसको एक बड़ा कर दें, अगर हम 30 की पावर 13 की पावर स्क्वायर कर दें यानी कि 169 होती है, स्क्वायर कर दें तो ये पावर इसकी बाई 2 हो जाएगी, यानी कि 25 आ जाएगी। हमने वही लिख दिया, 169 की पावर 25/14, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि इसको ऐसे स्प्लिट करें हम 169 को कि 14 की टेबल से पूरा पूरा जाए, तो हमने अगर 168 अगर लिख दें तो देखिए कैसे डिवाइड हो रहा है, 14 1 14, कितना कैरी आया, 2 आया, 14 2 28, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो वो मैक्सिमम नंबर हम इससे अलग कर लेते हैं जिससे हमारा ये नीचे से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। तो हमने क्या किया, इसको +1 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके। तो हमने देखा, अब ये वाला इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब ये तो डिवाइड करने पे 0 हो रहा है रिमाइंडर, इसको ये 1/14 है, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा, है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि हमें ओवरऑल रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिल गया। राइट आंसर इज 3, मतलब ऑप्शन 3 आंसर इज 1। नेक्स्ट है, इफ x इक्वल टू 3 + √8 देन वैल्यू ऑफ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखिए सिंपल, और ये हर पेपर में मोस्टली आते ही आते हैं। देखिए इसका एक ये तरीका होता है कि x + 1/x इक्वल टू a है अगर, तो अगर हमें फाइंड करना है x² + 1/x², तो ये होगा a² - 2 ऑलवेज। और अगर हमें यहाँ पर क्यूब करना है यानी कि x³ + 1/x³ फाइंड करना है, तो क्या होगा, a³ - 3a, बस उसी पर है। देखिए अब हमें इसको ये इस फॉर्मेट में लाना होता है। अगर हम देखते हैं हमें फाइंड इस टाइप का करना है, तो ये जो इक्वेशन दी होती है इसको हमें x + 1/x बनाना होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले रूट हटाने के लिए इस वाली चीज़ को इधर लाएंगे, x - 3 = √8, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसका इस होल स्क्वायर बना, क्या हुआ, x² - 6x + 9, ये इसका स्क्वायर किया तो 8 मिला हमें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। 8 को इधर ले गए तो +1 हो गया, माइनस का 8 यानी कि +1 और 0। तो ये अब हमें देखिए, अब क्या करेंगे, हमें x + 1/x बनाना है। इसके लिए हमने क्या किया, ये जो x की वैल्यू है इस वाले पार्ट को हम इस तरफ ले जाएंगे, x² + 1 बचा, इधर क्या गया, +x गया। अब हमने क्या किया, x कॉमन अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे तो x बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, 1/x मिल गया ना। बस हमें x² + 1 एक तरफ लाना होता है, बस ऑटोमेटिक जब हम x कॉमन लेंगे तो हमें x + 1/x मिल जाएगा। और यहाँ पे 6x है, ये x कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, x + 1/x = 6 मिल गया, ये वाला फॉर्मेट आ गया। अब हम इस पे क्यूब निकालना है, हम ये निकाल सकते हैं इजीली। तो हमें क्या मिला, 6 मिला है, और ये क्या कह रहा है, a³ - 3a होता है, यानी कि ये अगर a है तो a³ क्या होगा, 6³ - 3 × a, यानी कि अब ये 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, और ये 18, सॉल्व किया 198। अगर ये निकालना होता तो भी निकाल लेते, 6 का स्क्वायर - 2। तो बस ये देख लिए, इसको कैसे करते हैं, रूट को एक तरफ रखते हैं, इसको इधर ला के दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, इसको x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो a1x होगा उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, और इसमें x कॉमन लेके इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट है, अब इसको सिंपल इसके फैक्टराइज करना है इस तरह से कि कौन से इसके फैक्टर होंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3√2 को 2√2 + 1√2 है ना, तभी तो 3√2 हुआ। इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब हमने देखा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √2 है तो हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ पे √2 चाहिए। हमने क्या किया, इसको √2 और √2 में स्प्लिट कर लिया, सॉरी। अब देखिए ये √2 है और ये √2, ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 को। तो अब हमने क्या किया, x हमने इनमें से कॉमन लिया, अब हमने फैक्टर लेना शुरू किया, x कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा, 2√2 बचा। अब अगर हम यहाँ से फिर हमने देखा हमें यहाँ पे x ब्रैकेट के अंदर x चाहिए, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, √2 सिर्फ कॉमन लेंगे। हमने क्या किया, √2 कॉमन लिया, अंदर बचा x, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये यहाँ पर 4 के क्या क्या फैक्टर हुए, √2 और 2 है ना, यानी कि 2√2। देखिए
अब अगर 2√2 इनमें से अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, एक 2, यानी कि 2√2 कॉमन बचेगा। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम हो गए, यानी कि एक हमें तो यही मिल गया और एक हमें क्या मिला, x + √2 मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम और शॉर्ट देखने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो हम इसको बता देंगे। तो फिलहाल हमें ऐसे ही सही लगा बताना, क्योंकि ये फार्मूला मोस्टली सबको आता है, तो इससे सॉल्व करना आसान है और इसके फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक दो एडजेसेंट साइड दी हैं पैरेललोग्राम के 74 और 40 और एक डायगोनल दिया है और पूछा है एरिया बताइए पैरेललोग्राम का। तो देखिए हमने इस तरह से कुछ बना लिया, 40 और 74 और ये 102 एक डायगोनल दिया है। अब देखिए हमें पता है एस क्या होता है, a+b+c। एक ट्राइंगल का दो ट्रायंगल में बटा होता है पैरेललोग्राम, इक्वल ट्रायंगल में बटा होता है, ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इंटू 2 कर दें उसके एरिया में, तो हमें पूरा पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। बस वही करना है। अब हमें पता है इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों साइड अलग अलग हैं और ना ही यहाँ पे 90 डिग्री कहीं भी दिख रहा है जो हम पाइथागोरस लगा दें, तो हम उससे भी नहीं कर सकते। हम सिंपल से ये इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। हमने s निकाल लिया, a+b+c/2, तीनों को ऐड करके बाई 2 किया तो हमें क्या मिला, 108। उसके बाद ये हिरन्स फार्मूला लगा दिया, s s - a s - b s - c। अब ये क्या हो गया 108। अब 108 में से 40 माइनस किया, पहले ये आया, फिर 74 माइनस किया, ये आया और 102 माइनस किया तो हमें मिला 6 मिला। अब देखिए अब हमने क्या किया, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सबको, फैक्टराइज कर देंगे तो उससे आसानी रहती। तो हमने इसको जब एलसीएम लिया 2239 हमें फैक्टर्स मिल गए 108 के, 2239। ठीक है, 68 को कैसे स्प्लिट किया, अब हमने देखा ये 34 मिल रहा है यानी कि 17 आएगा, इसको भी हम 17 में तोड़ते हैं। ठीक है, तो 17 4 द 68 होता है, हमें पता है 17 2 द 34 होता है, क्योंकि 17 फर्दर तो स्प्लिट होगा नहीं। उसके बाद 6 2 3 कर दिया, तो ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 ये 2 जो है एक पेयर मिल रहा है, तो हमने जब रूट हटेगा तो एक सिर्फ एक बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा 1 3 2 3 मिल रहा है हमें, ये 3 जो है और यहाँ पर 9 मिल रहा है, यानी कि 3 3 द 9 हो गया, यानी कि 2 9 के मिल रहा है तो एक 9 बाहर आ गया। फिर हमने देखा 2 4 के मिल रहे हैं, एक 4 बाहर कर लिया, 2 17 मिल रहे हैं, एक 17 बाहर कर लिया। इसको हमने ऐसे किया कि हमें आसानी से कर सकें, 9 4 द 36 और 7 2 द 34। हमें बताया था कि इस टाइप के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 द 24 का 4 कैरी आया 2, 6 3 द 9, 3 4 द 12, 12 प्लस 9 कितना बना, उसके बाद जो बना उसमें ऐड कर दिया 2, उसके बाद 3 3 द 9, उसके बाद जो यहाँ पर कैरी आया था उसको ऐड करके लिख दिया, तो ये हमारे क्या 1 2 2 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें क्योंकि ये एक ट्रायंगल का निकला, अगर हम दोनों पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 2 इंटू ये कर दिया तो हमें मिल गया 2448 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस देखिए मेन ये तो फटाफट हो जाएगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से एलसीएम लेकर इसको कर लीजिएगा और पेयर बना लीजिएगा। जैसे ही पेयर बनते हैं दो दो के, उनको रूट के बाहर निकाल लीजिएगा बस। नेक्स्ट है, इफ़ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, देखिए एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 360/n होता है। अगर पूछा जाए सम तो वो सिर्फ 360 होता है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल हमें बताना है तो वो कितना होता है, बाई n करेंगे उसमें। ठीक है, ये कितना हमें गिवन है, 18 डिग्री गिवन है, बहिष्कोण। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, साइड पता चल जाएगा, n की वैल्यू 18 से इसको डिवाइड किया तो हमें 20 यूनिट मिल गया। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -7 -2 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो क्या किया, सबसे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया, एक्स वाई ये 0 रखा और हमने देखा -7 यानी कि x का माइनस एक्स इधर प्लस वाई नीचे -y, -7 यानी कि यहाँ पर मिलेगा हमें x और -2 यानी कि नीचे y पे, यहाँ पे हमें कहीं -2 मिल गया। अब हमने इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गए -7, -2 के। अब ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट की, यानी कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सेस से कितनी है, तो देखिए ये कितना है, ये 7 ही यूनिट तो है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है 7 यूनिट।
नेक्स्ट है अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ टोटल सरफेस एरिया 462 इफ इट कर्व्ड सरफेस एरिया 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए इसमें क्या किया है, पूरा इन्होंने संपूर्ण पृष्ठ दिया, क्षेत्रफल दिया है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इन्होंने कहा है कि वो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन बताना है। तो हमें पता है कि देखिए वैसे तो ये कर्व सरफेस जो एरिया होता है ये होता है 2πr/h होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर का और ये नीचे का भी मिल जाता है। ये कितना होता है पाई r² कितना हो जाता है 2πr², यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr² प्लस 2πr/h, और कर्व सरफेस क्या होता है सिर्फ ये साइड का 2πr/h। अब देखिए ये एक कंडीशन दे रखी है कि जो कर्व सरफेस है वो है टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। टोटल सरफेस एरिया में गिवन है तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 3 से डिवाइड करके हमें कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है πr²h। अब हमें देखना है इसके लिए हमें r चाहिए और h चाहिए, तब वॉल्यूम निकल पाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये 2πr² प्लस 2πr/h, ये 2πr/h, अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो 2πr/h गायब हो जाएंगे, r बच जाएगा, यानी कि हम यहाँ से r निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया cs से हमने माइनस किया, इसको जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2πr²। तो ये हमें गिवन है और यहाँ से हमने क्या किया, इसको सॉल्व आउट किया तो हमें r की वैल्यू 7 मिल गई। ठीक है, अब r 7 मिल गई। अब हमने h निकालना है, यहाँ के लिए h निकालना है। हमने cs से हमें पता है, यहाँ पे r की वैल्यू हमने रख दी, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, r की वैल्यू रखी, h पता चल गया, यहाँ से हमें h 7/2 आ गया। बस हमने वॉल्यूम निकाल लिया, πr² से r की वैल्यू रखी, h की वैल्यू रखी, हमारा वॉल्यूम आ गया। बस ध्यान रखिएगा टोटल इसमें से माइनस करना है, तभी हमें यहाँ पे r पता चल पाएगा। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, उसको फोल्ड करते हैं विदाउट ओवरलैपिंग के, समझ रहे हैं, यानी कि इसका ये वाला एंड यहाँ पे अगर आया है तो इसका ये वाला एंड यहाँ के इसको ओवरलैप नहीं करेगा, ऊपर नहीं आएगा, इसके बराबर से यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो क्या बनाता है, सिलेंडर बनाता है, यानी कि इसके सर्कमफेरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 11 सेंटीमीटर ये है, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर पीस है तो 11 ये होगा, 4 ये होगा। अब इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो बनेगा फोल्ड होकर, ये इसका पूरा सर्कमफेरेंस 11 का बनेगा, है ना, ओवरलैप नहीं हो रहा है इसलिए पूरा 11 ही का बनेगा। और ये जो हाइट मिलेगी हमें 4 की मिलेगी। ये सिलेंडर बना दिया। देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसका वॉल्यूम बताइए। अब देखिए हमें इसका क्या, अब ये सर्कमफेरेंस हमें मिला, ये ध्यान रखिएगा, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr होती है, 11 है। अब r यहाँ से हमने निकाल लिया, पाई की वैल्यू रखी 22/7, r पता चल गया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है πr²h, h हमें पता है, r हमें यहाँ से पता चल गया, पाई की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ लाइंस, दो इक्वेशन दी हैं और ये पूछा है कि ये किस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती किस तरह से करती, तो देखिए हमें क्या इसका स्लोप निकालना होता है, यानी कि m1 और m2 निकालना होता है दोनों इक्वेशन का। तो देखिए y = mx + c, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में पहले चेंज कर लेंगे। अब इसको जब y = करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इधर -x होगा, -x और अपॉन 2 जाएगा, तभी तो y इधर बचेगा, -x, m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x कोफिशिएंट 1 है, यानी कि m की वैल्यू -1/2, ये y का इधर आ जाएगा -1/2। इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, माइनस का इधर होगा -2x/4, यानी कि -2/4 m2 होगा हमारा, -2/4, और ये आ जाएगा -1/2। हम देख रहे हैं m1 और m2 क्या है, दोनों सेम है। और जब भी m1 = m2 होता है, यानी कि दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अगर m1 m2 अगर इक्वल होते हैं तो हमेशा पैरेलल की कंडीशन होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए हैविंग हाइट b देन b²/a। अभी कह रहे हैं एरिया क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, a है, हाइट b है। तो अब देखिए एरिया का फॉर्मूला जो इक्विलेटरल का होता है वो होता है √3/4/a इंटू a²। यहाँ पे a क्या है, साइड है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा a से। यहाँ पर a क्या है, साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो एरिया कितना दिया है, a दिया है, तो हमने एरिया की जगह a² लिख दिया, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हाइट को क्या लिखा, इन्होंने b दे रखा है, हाइट की जगह हमने यहाँ पे अभी नहीं किया, इसको भी हम साइड यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से साइड निकाली, तो 2/√3 इंटू h,
इस तरह से लिख सकते हैं। इस साइड की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू √3/4, और इसको जब स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 to the 4 आएगा, h का स्क्वायर। अब देखिए h यहाँ पर क्या दी, हाइट b दी है, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दी, b स्क्वायर कर दिया, √3 का स्क्वायर यानी कि 3। अब ये कैंसिल आउट हो के ये √3 बचेगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या बी स्क्वायर अपॉन ए निकालना है, तो बी स्क्वायर हमें मिल रहा है, ए निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है √3। नेक्स्ट है, देर आर 10 पर्सन इन अ पार्टी, इफ ईच वन ऑफ देम शेक्स हैंड विद अदर्स एग्जैक्टली 1, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज। देखिए एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, इनमें से प्रत्येक जो है वो एक दूसरे से हाथ सिर्फ एक बार मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है, ये इस टाइप बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 10 लोग हैं मान लिए, ठीक है, और सब एक दूसरे से हाथ एक बार मिलाते हैं, तो हम बताना है कितने लोग, कितने हाथ मिलते हैं वहाँ पर। तो देखिए 10 लोग हैं यानी कि n=10 है। अब एक इंसान बाकी के यानी कि 9 खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं, यानी कि वो 9 लोगों से हाथ मिला रहा है, यानी कि एक तो 10 का पेयर बना, 10 है, 10 लोग हैं, और दूसरा जो मल्टीप्लाई किससे होगा यानी कि n-1, क्योंकि वो 9 से ही कर पाएगा ना, खुद से तो मिला नहीं पाएगा, तो यानी कि n-1, n में से एक निकाल देंगे, तो n मल्टीप्लाई n-1 इतने हाथ मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर हमें शेक हैंड का निकालना है, तो देखिए अब ये जो लोग होंगे, कोई 2 लोग एक बार में हाथ मिलाएंगे। अब हम कहें सीता ने गीता से हाथ मिलाया, चाहे हम कहें गीता ने सीता से हाथ मिलाया, लोग तो वही है ना, यानी कि हमें एक ही बार तो शेक हैंड हो रहा है, वो लोग 2 हैं, इसलिए बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड इक्वल टू n-1/2, जहाँ पर n क्या होता है, टोटल नंबर्स होते हैं जितने भी लोग होते हैं उनका। तो यहाँ पे 10 × 9/2 यानी कि कितना 90 बनेगा, और ये 45 हो जाएगा। राइट आंसर इज 45। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस पे हम हमारे अभी 11 तक हम इस पे सीरीज़ रेगुलरली डालते रहेंगे, और इसके बाद हम लोग EVS साइंस में सीटेट स्टार्ट करते हैं, EVS में हम लोग सीटेट स्टार्ट करते हैं। इसका मास्टर वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।